नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद का विवादित मुद्दा अभी टीवी चैनलों पर ठंडा पड़ गया है। फिलहाल जो मुद्दा छाया हुआ है वो है पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का मामला, क्योंकि ये मामला फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। देश में कई हिस्सों के अलावा खाड़ी देशों में भी विवादित टिप्पणी का कड़ा विरोध किया जा रहा है। 57 देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने इसका विरोध किया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी इस बयान का विरोध किया है। खाड़ी के कई देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाने लगा। इतने व्यापक विरोध को देखते हुए बीजेपी हरकत में आई और अपने दोनों प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया और उसके बाद ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करके उन्हें विवादास्पद बयानों से दूर रहने की हिदायत भी दे डाली। ऐसे में अब सवाल यह है कि अरब देशों के दबाव में आकर बीजेपी ने जो फैसला लिया वो फैसला बाहरी मुल्कों के लिए भारत के फैसले के तौर पर देखा गया। हालांकि जग जाहिर है कि भारत का खाड़ी देशों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत ने अपनी दोस्ती के लिए इस तरह का फैसला लिया, लेकिन क्या इस फैसले के कारण आगे भी अरब देश किसी तरह का दबाव बनाएंगे? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति बदलेगी? क्या पार्टी हार्ड के बजाय सॉफ्ट चेहरे के तौर पर सामने आएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो बीजेपी के इस फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर दैनिक भास्कर ने एक्सपर्ट से बात की। आइए इस वीडियो में उसी बातचीत के कुछ अंश को आपसे साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर पुष्पेश पंत के मुताबिक बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के चयन में योग्यता का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया जिन्हें पता नहीं कि अशोभनीय भाषा क्या होती है, धर्म विरुद्ध भाषा क्या होती है। नुपुर शर्मा बयान मामले में छोटे छोटे मुस्लिम देश भी भारत का विरोध करने लगे हैं। भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया जाने लगा है। ये समझना होगा कि भारत तेल और गैस जैसी बुनियादी चीजों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। लाखों की संख्या में भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये देश कभी भी कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों की उन्हें जरूरत नहीं है। विरोध के बाद बीजेपी को यह कहना पड़ा कि ये पार्टी प्रवक्ताओं के निजी विचार हैं। सरकार या पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आप कितनी चीजों को नकार सकते हैं? मेरे विचार से बीजेपी की यह कार्रवाई महज दिखावा भर है। ऐसा करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इससे पार्टी के रीति नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आगे नैरेटिव चेंज करके इस मामले को हल्का करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुछ लोग कहने लगे कि कतर की क्या औकात है, हम भी ऐसे देशों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि कतर के पास गैस का सबसे बड़ा भंडार है और भारत उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यूएई ने हमारे पीएम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पीएम ने 8 साल में जो सफलता हासिल की है उसे इस तरह के बयानों से नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने यह भी जिक्र किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशने चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर भागवत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। उन्हें कहा जाने लगा कि वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट देशों से भारत को कितना फायदा है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, बयानबाजी पर लिए गए एक्शन के पीछे आर्थिक वजहें सबसे बड़ी हैं। 50 से अधिक इस्लामिक देश हैं जिनसे रणनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर भारत सीधे जुड़ा हुआ है। 1991 के जैसा गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी एक वजह अमेरिका इराक युद्ध भी था। इराक से भारत तेल इंपोर्ट करता था जो अमेरिका से युद्ध के चलते ठप हो गया था।
वहीं मिडिल ईस्ट में रहने वाली बड़ी भारतीय आबादी भारत वापस आ गई थी। वहां काम करने वाले लोग भारत में रह रहे अपने परिवारों को भी पैसा भेजते थे, जो उस दौरान बंद हो गया। इसके चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगा और आर्थिक संकट गहरा हो गया। कनेक्टिविटी की बात करें तो सेंट्रल एशिया में अपना सामान भेजने के लिए हम ईरान के पोर्ट चाबहार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम रूस तक सामान तुर्की के जरिए भेज रहे थे, जिससे लागत बढ़ जाती है। ईरान से हमें कई फायदे हैं। ईरान से अगर संबंध खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कैसे नजर रखेंगे? सुरक्षा के लिहाज से इन देशों से अच्छे रिश्ते रखना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुबई में 25 से 30% आबादी भारत और पाकिस्तान की है। अगर भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता है तो उसका असर इस्लामिक देशों से रिश्तों पर पड़ेगा। अभी हमारे पास एक मौका है इन देशों से संबंध मजबूत करने का। वैसे भी ये देश छोटे छोटे मामलों में दखल नहीं देते। कश्मीर मामले में भी कभी इस्लामिक देश भारत के खिलाफ नहीं बोलते। सऊदी अरब से 17 से 18% तेल भारत आता है। रिश्ते खराब होने की स्थिति में सऊदी अरब तेल देने से मना कर सकता है। उस स्थिति में भारत का क्या होगा? 60 से 70 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। वे भारत को पैसा भेजते हैं। भारत की पहुंच विश्व के सभी देशों तक है। ऐसे में संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी से बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन देशों का दबाव भारत पर पड़ेगा। जो देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं वे हाथ पीछे खींचने लगेंगे। भारत को यूएन तक उन देशों की जरूरत है। तो सुना आपने जेएनयू के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकारों का यही कहना है कि भारत को इन खाड़ी देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि भारत को अगर विश्व बाजार में तेजी से आगे बढ़ना है तो इन छोटे देशों के साथ होना जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन देशों से भारत में सबसे ज्यादा धन भेजा जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यूएई से 26.9%, अमेरिका से 22.9%, सऊदी अरब 11.6%, कतर 6.5%, कुवैत 5.5%, ओमान 3%, ब्रिटेन 3%, मलेशिया से 2.3%, कनाडा से 1%, हांगकांग से 0.9%। तो देखा आपने, भारत में सबसे ज्यादा वेल्थ खाड़ी के देशों से ही आता है। तो इस तरीके से विदेश मामलों के जानकार के इस राय को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।